आज के शो में। कोर कमांडर के सिक्योरिटी स्क्वाड पर पीपल्स पार्टी के एमपीए का मुबैना तशद्दुद। तशद्दुद, सरकारी असला छीनना, एफआईआर का मतन। पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज, क्या तफ्तीश आगे बढ़ेगी? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। हम मुसल्लह जो गुरोह या मुसल्लह तंजीमों, कलदम तंजीमों का जिक्र सुनते हैं और बिलखुसूस जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब ने ओहदे का हल्फ उठाया था तो उसी दिन उन्होंने कौमी असेंबली से खिताब किया था, जिस खिताब में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वेपन लाइसेंसेस के हवाले से कोई एक लायामल एसओपी या उसके लाइसेंसेस को रोका जा सके। मुसल्लह जहद पे उन्होंने कहा जी कि मुसल्लह की सूरत में मलेशिया की सूरत में घूमते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं। वो मामला काबीना में भी गया, फिर कहा गया जी कि इंटर प्रोविंशियल कमेटी कोऑर्डिनेशन, इंटीरियर मिनिस्ट्री और दीगर हवाले से उस पर जो पेशरफ्त होनी थी वो यानी बातचीत की सूरत में तो सामने आती हुई नजर आई, अमल दरामद होना है। लेकिन हमने ये इसकी जरूरत क्यों थी, शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्यों कहा था ये एक सवाल बुनियादी था। अब कराची शहर में ही आप मेट्रोपॉलिटन में, बीच अर्बन सिटी में, कराची के किसी इलाके में मुसल्ला गिरोह जो कि अक्सर प्राइवेट यूनिफॉर्म्स में, यानी वो कोई प्रोफेशनल कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, ना कोई ऑफिशियल पुलिस की वर्दी में हो, वो भी असले की नुमाइश खुलेआम करते हैं और सिविलियन ड्रेस में भी अक्सर आपको नजर आएंगे कि ऐसे प्राइवेट मलेशिया लोगों के अक्सर कोई वीगो गाड़ी के अंदर आपको नजर आएंगे, कोई डबल केबिन, कोई लैंड क्रूजर, कोई आम गाड़ी के अंदर भी ये तमाम चीजें नजर आती हैं जो हम अक्सर देखते हैं। अब इस सूरत हाल में हमने देखा कि एक हैरानकुन कहे जी कि एक अंदोनाक वाकया कहे जो कि एक दो दिन कबल हुआ, जो 19 तारीख को हुआ और इसकी एफआईआर मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। ये एफआईआर दर्ज हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एमपीए के खिलाफ और ये मौसूफ जनाब वजीर भी रह चुके हैं सूबाई काबीना में। नवाब शाह से आपका ताल्लुक है, इनके खिलाफ कहा यह गया इल्जाम इस एफआईआर में मुबैना तौर पर जो इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया, मुबैना इसलिए मैं कह रहा हूं कि तफ्तीश आगे बढ़नी है। बड़ी हैरानकुन तौर पर यानी फौजी स्क्वाड जो सिक्योरिटी का था, जो कोर कमांडर की फैमिली को स्क्वाड सिक्योरिटी फराहम कर रहा था, उस स्क्वाड में एक गाड़ी ने घुसने की कोशिश करी और इस एफआईआर के मतन को जो पढ़ देता हूं जी कि ये जो मुद्दई खुद बताता है कि रात 10:50 पर खैबान मुजाहिद यानी डिफेंस के इलाके में एक गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट थी BSZ011 टोयोटा करोला ये गाड़ी थी और इसने जो है इस पर घुसने की कोशिश करी। जो वीआईपी स्क्वाड था कोर कमांडर कराची का, उनकी फैमिली का, उसमें घुसने की कोशिश करी इस गाड़ी ने। 4 लड़के इस गाड़ी में सवार थे। इसमें कहा गया जी बाद में नाम दो के जब उन्हें रोका गया आगे जाकर और इनको रोका जो गया वो आगे जाकर सबा एवेन्यू की क्रॉसिंग के ऊपर खैबान मुजाहिद फेज 5 में रोका, सबा एवेन्यू की क्रॉसिंग पर इनको रोका गया। इनके शनाख्ती कार्ड पूछे गए तो इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे। इस एफआईआर में इल्जाम यह लगाया गया कि इन दो अफराद ने, मून और असद ने, कॉल की तारिक नामी शख्स को, जिसके बाद हैरानकुन तौर पर आप सुने तो आप पढ़े, इस एफआईआर में लिखा है कि 15 से 18 लोग एसएमजी गन्स यानी मशीन गन्स के साथ वहां पर आए और उन्होंने आके इन फौज के जो सिपाही थे, जो जवान थे, इन पर हमला कर दिया, इन एहलकारों पर धावा बोल दिया, इनको जख्मी किया, इन पर तशद्दुद किया और इनका असला भी छीन लिया, यानी सरकारी असला भी इनसे छीन लिया गया। ये भी हमने देखा कि ये मेन डिफेंस में इस वक्त जहां पर सबा एवेन्यू की क्रॉसिंग है, ये सब कुछ वहां हुआ कि 15 से 18 अफराद आए, उन्होंने आके आर्मी के इस वक्त जवान जो थे उन पर तशद्दुद किया। ये सब कराची शहर में हुआ। ये किसी ऐसे फाटा या फिर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज की बात नहीं है, ये कराची मेन अर्बन सिटी की बात हो रही है जहां पर ये सब कुछ हुआ। आखिरकार ये जो मुसल्ला गिरोह चल रहे हैं इनके खिलाफ, जब अगर जो कोर कमांडर कराची की फैमिली पर भी इस वक्त जिस तरह तशद्दुद का निशाना उनके वीआईपी स्क्वाड को बनाया, तो एक शहरी कितना गैर महफूज खुद को इस वक्त महसूस करे। इस पूरी सूरत हाल में हम किधर खड़े हुए हैं? इन मुसल्ला गिरोहों के खिलाफ अगर जो एफआईआर में इल्जाम है दुरुस्त है, एक तो पहली बात की तफ्तीश आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो क्या लॉन्ग टर्म कार्रवाई होगी ताकि ऐसे वाकयात किसी भी आम शहरी के साथ ना हो सके। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज हम बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि हम सवाल उठा रहे हैं कि हम कितने हम कराची शहर में बीचों बीच या कोई लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा जहां से भी ताल्लुक रखता है हम समझते हैं हम महफूज हैं। हम फाटा या किसी ट्राइबल एरिया की बात नहीं, इस शहर के अंदर घूमते हुए कितने महफूज हैं। हम अक्सर स्ट्रीट क्राइम्स की जद में तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये मुसल्ला गिरोह जो सड़कों पर घूमते हैं उसकी जद में तो कोई भी आ सकता है। आज कोर कमांडर का जो सिक्योरिटी स्क्वाड है वो है, कल को कोई आप में कोई भी हो सकता है। किसी का भी किसी पर दिल आ जाए, किसी का किसी पर भी जो है वो गुस्से में आके तैश में आ जाए, वो अपने मुसल्ला गिरोह के साथ हमलावर हो जाए, जैसे ये हुआ है। 15 से 18 अफराद मुसल्ला और वो भी ऑटोमेटिक गन मशीन्स के साथ आके हमलावर हुए। एयर मार्शल आबिद राव साहब कराची मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जनाब शाह बोस्तो साहब माहिर कानून भी हैं, तज्जिया निगार भी, कॉलम निगार भी ज्वाइन कर रहे हैं। और जनाब सफदर अब्बासी साहब, डॉक्टर साहब जो कि पीपल्स पार्टी वर्कर्स के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में। तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। उस्तो साहब सर ये कोई नई चीज़ है, इज इट समथिंग न्यू, और कितनी हैरानकुन चीज़ है ये? आपको सुन के कैसा लगा कि कोर कमांडर की फैमिली स्क्वाड पर पीपल्स पार्टी के एक एमपी है, मुबैना तौर पर इस एफआईआर के इल्जाम के तहत उनका दस्ता जो था वो तशद्दुद कर रहा था? ये किस तरह की चीज़ आपको लगती है सुन के उस्तो साहब? देखिए जी, आप जो ये वाक़या बता रहे हैं, यकीनन ये एक और मिसाल है, मैं समझता हूँ हमारे एक इस पावर लोडेड कल्चर की, जहाँ पे लोग जो हैं वो जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद ये पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो उनके लिए बनाई गई हैं और वो प्रिविलेज्ड लोग हैं, और बाकी जो लोग हैं बेचारे, जो गरीब लोग हैं, जो शायद डिसएम्पावर्ड हैं, डिसइनफ्रेंचाइज्ड हैं, या लेसर ये समझ लीजिए कि जो क्रीचर है वो बेचारे उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि कॉमन एक साइट है कि आप निकलते हैं, आप देखते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं रास्तों को, उनके स्क्वाड्स जो हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं सिग्नल्स को। पब्लिक थारोफेयर्स आप देखें वो 1 मिनट में प्राइवेटाइज हो जाते हैं जी। पुलिस जो है वो जो है एक तरह से लगता है जैसे डिसआर्म हो गई है, बल्कि वो सरेंडर कर देती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो प्रोविंशियल और इदारे हों, इवन रेंजर्स भी आप देखें कि वो भी जो है कभी कभी लगता है जैसे इस सारे प्रोसेस में, इस एम्पावरमेंट के प्रोसेस में वो एक पार्टी बन जाते हैं। तो ये दरअसल एक मैनिफेस्टेशन है कि हमारे मुल्क में अभी तक रूल ऑफ लॉ रिजीम जो है बहुत वीक है, और लोगों को पब्लिक लॉज का एहतराम नहीं है, लोगों को अपने और दूसरों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एहतराम नहीं है, लोगों को इखलाकी जो कदर है हमारा जी, जिसमें इस्लामिक स्पिरिट का भी एक बहुत बड़ा चर्चा होता है, और हम जुमे की नमाज़ों में और ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में उसका बड़ा भरपूर मुजाहरा करते हैं इखलास का और अपने जो है धीमे और मोतदिल मजाज का। लेकिन आप जब जाएं मार्केट्स में, आप मेन रोड्स पे जाएं, आप ऑफिसेज में जाएं, आप जहाँ पे भी पब्लिक इंटरेक्शंस की जगहें हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे जिन लोगों के पास पावर है, पावर का मतलब ये है कि वो जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं जी, वो अपने लिए कोई ना कोई प्रिविलेज ढूंढते हैं, अपने लिए कोई ना कोई वीआईपी नीश बनाते हैं, और बाकी जो लोग हैं बेचारे वो इस डर से रिएक्ट नहीं करते कि भाई खामखा मेरे लिए मसला हो जाएगा, न मुझको कोई कोर्ट बचाएगी, न मुझको कोई इदारा बचाएगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं इससे क्यों खामखा अपने आप को उलझा के अपने और अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं। तो मसलियत पसंदी जो है, शरीफा लॉ अबाइडिंग है, वो बेचारा हर वक्त इस चक्कर में है कि किसी तरीके से उसके साथ कोई मसला ना हो जाए। सही बात। और वो भी एक साइकोलॉजिकल, मैं समझता हूँ, इंसेंटिवाइज करता है इस तरह के जो पावर हंग्री लोग हैं, जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मरे हुए लोग हैं। ये एक चीज इसमें उस्तो साहब, मैं अब्बासी साहब की तरफ भी इस बात को आपने जिस तरह एक्सप्लेन पस मंजर किया, बड़ी इंपॉर्टेंट सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, लेकिन सदर अब्बासी साहब ये समझाइएगा सर, क्योंकि अब सूरत हाल ये कि अगर जिस तरह इस वाक़े को देखा जाए सामने टेस्ट केस के तौर पर, तो 3 लड़के, 4 लड़के, 2 लड़के जो भी गाड़ी में थे, जिनसे पूछा गया, एफआईआर में लिखा है कि BSZ 011 गाड़ी थी करोला, तो उनके पास NIC नहीं थे। अब उनसे पूछा गया कि आप कौन हो, क्या हो, तो उन्होंने फोन कर दिया तारिक नामी शख्स को। अब मसला सर यहाँ पर यह भी है बासी साहब कि सड़क चलते, यानी आप किसी बाइक वाला, कोई भी गाड़ी वाला हो,
तो उसको आप अगर थोड़ा लड़ लें तो वो किसी को फोन भी कर सकता है, कोई लड़का है, कोई जवान है, कुछ भी बच्चा बैठा हुआ है, तो आप बच्चा उसको ना समझे, आप समझे जी वो भी फोन कर सकता है, 15-20 लोग बुला सकता है। तो ये तो क्या हर आदमी के पीछे कोई इन्फ्लुएंसर खड़ा हुआ है, इसका मतलब डिफेंस की सड़कों पे जो चल रहा है, ये बात है वासी साहब? असल में सैफान, मेरे ख्याल में सोसाइटी के नॉर्म्स बदल चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ज़माने में, क्योंकि मैं अपनी वालदा के हवाले से और बहुत से ऐसे लोग जो कि जिनके मैं करीब भी रहा जी, मैंने ये देखा कि जी MPAs और MNAs आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले कैसे बिहेव करते थे। मैंने बहुत से MNAs MPAs को वर्चुअली टैक्सियों पे आके देखा, असेंबली हॉल के सामने उतरते हुए, और उसके बाद टैक्सियाँ लेकर ही वापस जाते थे, और शायद बहुत कम ऐसे लोग होते थे जिनके पास अपनी गाड़ी होती थी। और MNAs हॉस्टल से इस्लामाबाद की उसमें जाना, या सिंध असेंबली का यहाँ पे जो MPAs हॉस्टल था उससे जो निकल के ही उस असेंबली तक जाते थे और वापस आ जाते थे। अब एक्चुअली क्या है कि मुल्क पाकिस्तान में जो स्टेटस सिंबल है वो तब्दील हो चुका है जी। आज जब तक आप किसी बड़ी गाड़ी में सवार ना हो, किसी पजेरो में, किसी लैंड क्रूज़र में, और आपके साथ कम से कम 3-4 जो है ना गाड़ियाँ गनमैनों से भरी हुई ना हो, तो आपको कोई समझता ही नहीं है कि आप इस सोसाइटी के कोई अहम फ़र्द हैं या कोई MP हैं या MNA हैं। तो ये जो तब्दीली आई है नॉर्म्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मैं समझता हूँ उसके अंदर सबसे जो कबाहट पैदा हुई है कि हमारे स्टेटस सिंबल्स तब्दील हो गए हैं। आज हम बड़ी गाड़ियाँ, स्क्वाड्स, जब आप रखना शुरू करते हैं, फिर कहीं ना कहीं तो उनका फिर बेजा इस्तेमाल भी हो जाता है। अब जैसे ये वाक़या हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये जो हमारे फ़ौजी जवान या भाई थे वो क्या मिलिट्री ड्रेस में थे। अगर वो नहीं थे तो फिर मामला जो ना थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। अगर वो थे उस ड्रेस में, उसके बावजूद भी 18 लोगों ने आके हमला किया है और उनकी जो ना हथियार छीने और उनसे जो ना ये ज़्यादती की है, तो फिर तो वाकई बहुत बड़ी ज़्यादती। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर इस बात का जो ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली आनी चाहिए कि ये जो आपने एक लसाइस फेयर किस्म की जो है करप्शन का माहौल क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर लोग जो है अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए गार्ड्स भी रखते हैं तो वो फिर उनका जो है एक बेजा इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ यहाँ पे उन्हीं गार्ड्स का शायद तारिक मसूद आरही साहब को इतना पता भी ना हो, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता भी हूँ, लेकिन वो सर ये जो इसमें FIR में ये जिक्र कहीं भी नहीं है कि ये गार्ड्स थे जो आए हमला करने, ये तो मुसल्ला दस्ता था पूरा जो आया हमला करने। इसमें ये जिक्र नहीं है कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कोई वर्दी में थे, या मिनिस्टर साहब का जो पुलिस प्रोटोकॉल था वो था, ये तो मुसल्ला अफराद थे। तो क्या हमारे जो मिनिस्टर है मुसल्ला अफराद भी रखते हैं अपने घरों में? क्या ये जो MPAs होते हैं क्या 8, 10, 15, 20 कराची शहर में भी SMG गन्स के साथ रखते हैं? क्योंकि ये कोई ऑफिशियल से वर्दी वगैरह में का जिक्र नहीं है कि गार्ड थे, कोई कंपनी के गार्ड थे, प्राइवेट कंपनी के गार्ड थे, या कोई ऑफिशियल कोई सिक्योरिटी पर थे। कौन थे ये लोग? नहीं देखिए, ऑफिशियल सिक्योरिटी का तस्वर खत्म हो चुका है ना सैफान। एक ज़माना होता था कि मिनिस्टर्स के साथ जो है एक गाड़ी चलती थी पुलिस की, उसमें 4-5 पुलिस वाले बैठे होते थे। अब वो तस्वर बदल गया है ना। अब तस्वर यह है कि आपके साथ 18-20 जो है ना अपने प्राइवेट गार्ड्स होंगे, और वो जब कहीं पे भी उनको जब आप इस्तेमाल करना चाहें गलत अंदाज में, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करने गलत अंदाज में। तो यहाँ पे भी मैं यही हुआ है कि जी एक एक्सेस, वो जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कोई तो काम लेना है ना, तो काम जब लेने पे आए उनको शायद ये मालूम नहीं होगा कि हो सकता है कि पता नहीं ये फौजी जवान है या कौन है, लेकिन ये कि उन्होंने अपने उस जोन में जो उनको इंस्ट्रक्शन मिले, उस जोन में आके उन्होंने हमला कर दिया आके। तो ये जो मैं फिर उसी बात पे जाऊँगा कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक MPA और MNA का तस्वुर ये है कि जी वो एक बड़ी शानदार गाड़ी में जाएगा, और जो है उसके साथ कम से कम 18-20 3-4 गाड़ियों में गार्ड होंगे जो उसको गार्ड करके हटो बचो जो नारे मारते हुए आगे जा रहे हैं। सर, ये जब तक पंजाब अक्रॉस द बोर्ड है साहब, इसमें तब्दीली नहीं लाते और वापस सिंपलिसिटी की तरफ जब तक नहीं जाते, मैं समझता हूँ ऐसे वाकयात आइंदा होते रहेंगे। चल अच्छा, मैं इस सवाल पे हर डिटेल में बात करूँ, लेकिन राव साहब मुझे बताइएगा, आबिद राव साहब, ये आपको लगता है कि ये इनको पता होगा कि जो मून और असद है, जब तारिक नामी शख्स को उन्होंने कॉल की बकौल FIR किए कि ये आर्मी जो कोर कमांडर की विंग है, या जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया होगा कि आर्मी के ऊपर? और फिर दूसरी बात, फौज पर हमला तस्वुर के नहीं, एक तरह से तशद्दुद जो आपने किया, हवलदार ने FIR कटवाई, तो ये वही हम जिस तरह होता है हम देखते हैं दहशतगर्द तंजीमें करती हैं, ये उस तनाजुर में ATA एंटी टेररिज्म नहीं बनती कि टेररिज्म क्लॉज के तहत इस पर कार्रवाई? ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है, और जैसे आपने अब्बासी साहब से पूछा कि ये पंजाब और सिंध में या अक्रॉस द बोर्ड है, ये सारे मुल्क में इसी तरह है।
थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। आप मॉडल टाउन का 4 साल पुराना वाक़या देखिए, गुल्लू भट्ट ने वहाँ क्या किया था जी। गुल्लू भट्ट को पुलिस की सपोर्ट थी, पुलिस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट थी। तो ये चेन ऊपर तक जाती है। ये एनार्की की वो निशानी है जहाँ एक इदारा दूसरे इदारे से लड़ता है। वही गुल्लू भट्ट पुलिस वालों के साथ जा रहा है गाड़ियाँ, और वो शाबाशी दे रहे हैं उसको। तो ये यहाँ पे हो सकता है, मुझे इस वाक़े का ज़्यादा नहीं पता, सिवाय इसके कि बड़ा अफसोसनाक है। 2 इदारे अगर उनको पता है कि ये MPA के बच्चे हैं, या उनको पता हो कि ये कोर कमांडर की फैमिली है या कोर कमांडर के बंदे हैं, तो इनका तसादुम तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुआशरा अब प्राइवेट मलेशिया है, जैसे भाई साहब ने बड़ा सही कहा कि अब ये स्टेटस सिंबल है कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, आप कितने आर्म गार्ड्स रखते हैं और कैसे अपनी शो ऑफ फोर्स करते हैं। मुझे यहाँ कई सियासतदानों से उनसे सुना है मैंने कि जनाब जितने गार्ड्स हों, ये इज्जत का मामला है, आपके ये ज़रूरत हो या ना हो। बिकॉज कई मैं फिर कह रहा हूँ गार्ड तो ये है ही नहीं, ये तो गार्ड तो चले वर्दी एक नहीं से हायर होते हैं, क्या होता है वो? तो देखिए वो एक ऑफिशियल बात हो जाती है। ये गार्ड से मुराद यही है कि ये आपके ज़ाती मुलाजिम हैं, आपने इनको वेपन लाइसेंस दिए हुए हैं। अब्दुल्फकार मिर्ज़ा साहब ने कितने साल पहले कहा था कि 3 लाख लाइसेंसेज उन्होंने दिए हैं। किस हुकूमत ने उनको 2,90,000 करने की कोशिश की है? वो 3 लाख की जगह अब 4 लाख हो गए होंगे। हर आदमी अपने ग्रुप को, अपने मलेशिया को, ये एक ज़माने में जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पहला इलेक्शन हुआ, बुगटी साहब गए इलेक्ट होके उधर, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि जी आपके आर्म गार्ड्स वहाँ नहीं आएंगे। तो वो लेके गए वहाँ पे, गए इस्लामाबाद में एन असेंबली के सामने। तो ये जो एक डिफाइंस है हमारे लोगों में, जस्ट टू टेल कि मैं स्टेट से ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये एक पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा बन गया है। जो बात दब जाए उसको आप अपनी बेइज्जती समझते हैं। आप ये कानून है कि जी काले शीशे उतारने हैं। आपने पंजाब का IG सैक कर दिया था गुलाम हैदर वाइन के दौर में, उसने वहाँ पे रोका था। जब उनसे पूछा गया कि जी आपने पुलिस की क्यों इतनी बेतौकीरी की है, वो कहने लगे जी मुझे तो असेंबली में बजट का इजलास पूरा करना था, मेरे MPs मेरे से नाराज़ हो जाते। तो ये एक हट धर्मी या हाई हैंडेडनेस ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। शो ऑफ फोर्स है, शो ऑफ पावर है, और हम ये दिखाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट, लेकिन राव साहब मुझे बताएं एक बात कि ये तो चले कोर कमांडर की फैमिली थी, उनका जो स्क्वाड था वो था। सर ये उनके साथ हो गया हादसा, अनफॉर्चुनेट, इस पर FIR हुई है। आगे देखें क्या कार्रवाई होती है भी नहीं होती है भी हमें देखना है कि तफ्तीश किस तरह मरहले में आगे बढ़ती है। सर ये मैं आप अभी हम एक एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन विदाउट एनी कोई स्क्वाड नहीं, अगर हम निकलते हैं बाहर और फिर रास्ते में इस तरह का कोई जत्था, कोई इस तरह का प्राइवेट मलेशिया भी ना हो, वो कोई इंडिविजुअल गाड़ी में उसके पीछे घर पे मलेशिया बैठो, हमें क्या पता। देखिए किधर आम आदमी की इस मुल्क में ये जो कराची ऑपरेशन और ये सब चीजें हमने की हैं, ये उसके बाद असला का इसका तो यही मतलब है ना, आम आदमी की इस मुल्क में ना कोई इज्जत है, ना कोई उसकी हिफाजत की गारंटी देता है। उसके साथ पुलिस भी मेल ट्रीटमेंट करती है, उसके साथ सरकारी इदारे, वो कहीं भी चला जाए, मतलब आप टैक्स देने भी चले जाए ना तो लाइनों में लग के वो क्लर्क भी उसको डांट डपट करता है उसके साथ। आप प्रॉपर्टी टैक्स देने जाएं और बिल्स देने जाएं, बहुत आसान करने की कोशिश की है, लेकिन एक आम आदमी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जब VVIP मूवमेंट होती है, कितने लोग एम्बुलेंसेज से मर जाते हैं जब, और ये सारों का है। अभी नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है, जब इस्लामाबाद से GT रोड के जरिए लाहौर आए हैं, रास्ते में एक बच्चा भी मार दिया है, रास्ते में लोगों को क्या तकलीफ हुई है। सरकारी ज़राए का इतना बेदरेग इस्तेमाल कि इंसान को शर्म आ जाए कि भाई ये आपने अगर ऐसा कुछ करना है आप अपनी जेब से खर्च करें। आपने सारी ट्रैफिक GT रोड की सस्पेंडेड रखी, आपने वहाँ पे मतलब क्या देखा जी। और ये कौम जब वोट देती है तो उनकी साहबजादी कहती है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजेक्ट कर दिया है। ये एरोगेंस, ये हाई हैंडेडनेस, ये इस कौम की बेतौकीरी, इससे बढ़ के क्या होगी कि आपके सुप्रीम कोर्ट का मजाक वो खातून उड़ाती है जब वो कहती है कि तो ये कल्चर पुलिस तक आएगा। एक $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त है सफदर अब्बासी साहब आपकी तरफ, क्योंकि आप समझते हैं पीपल्स पार्टी की वर्किंग को पहले से। सर ये इनका ताल्लुक नवाब शाह से है, तारिक अराई साहब का। अब इसके बाद जो अगला सवाल है आपको समझे सर, इनके खिलाफ कुछ होगा? देखिए इस किस्म के वाक़यात बहुत, आपको याद होगा हाल ही में लाड़काना के अंदर, अगर आप मैं था 1 साल पहले, मतलब जो होम मिनिस्टर वो शख्स है जिसके भाई ने बाकायदा रेंजर्स की तहवील से अपने बंदे छुड़ा लिए जी। तो आप क्या तवक्को करते हैं कि भाई क्या किसके खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या नहीं होगी?
वैसे फ्रैंकली तारिक मैं उसको बड़ा धीमा आदमी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है शायद ये जो मिसहैंडलिंग हुई है उससे किसी बंदों ने की होगी। मैं तारिक को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो इतना एग्रेसिव शख्स नहीं है, वो काफ़ी धीमा शख्स है। और मैं समझता हूँ सही बात है सर, अभी तो एफआईआर ही है, इस पे तफ्तीश होनी है आगे, कोई हम नहीं कह सकते कि वो मुजरिम है इसमें। बिल्कुल आप एग्री करता हूँ कि तफ्तीश होनी है, लेकिन जिस सूबे के अंदर उनका होम मिनिस्टर रेंजर्स को के गार्ड को रोक के उनकी तहवील से अपने बंदे छुड़ा ले, तो उस सूबे में आप क्या तवक्को करते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन या कोई लोगों के साथ बर्ताव के। मैं फिर कह रहा हूं कि एक स्टेटस सिंबल है, इससे हमें हर वक्त गुजरना पड़ेगा जब तक कि हम वापस अपने आप को सिंप्लिसिटी की तरफ नहीं जाते और जब तक कि हम डिसार्म नहीं करते हैं लोगों को। बात यह कि जो असला है उसमें बहुत से जरूरी है कि असला, अभी मिर्जा साहब की बात हुई कि जरूरी ये हो कि ये लाइसेंस तो बड़ा अच्छा है सर, ये हम कई बार अपील करते हैं हम लोग के आप रेंजर्स डीजी रेंजर्स भी अपील करिए अपना असला जमा करा दें, या कितनी बार मुहिम आई है, कितने 5 असले 10 असला पूरे शहर में से 15-20 असला जमा हो जाता है पूरे शहर से। तो कभी भी कोई वॉलंटरीली तो जाके असला नहीं जमा कराएगा खुद। ऑपरेशन हो रहा है और हो भी रहा है, कराची ऑपरेशन नजर आ रहा है, फिर भी असला खत्म नहीं हो रहा, तो फिर कैसे खत्म होगा? ना ऑपरेशन से खत्म हो रहा है, ना वॉलंटरीली कोई वापस कर रहा है, तो फिर कौन सी कोई फरिश्ते आए आसमान से खत्म करेंगे? कौन करेगा इसको खत्म? देखिए जी, सबसे पहले देखिए पुलिसिंग का जो मैटर है वो पुलिस ही कर सकती है। आप कितना भी जो ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को इन्वॉल्व करें या फौज को इन्वॉल्व करें, जो पुलिसिंग का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, असलहे को जो ना डिसार्म करें, वो पुलिस ही कर सकती है। लेकिन जब आपके सूबे के अंदर आपका आईजी जो है ना वो पूरे साल तक वर्चुअली उसके पावर्स छीने गए हो, मुअत्तल कर दिए गए हो, उसको जो इजाजत ना हो कि उसको ट्रांसफर कर सके, तो उस सूबे का क्या हाल होगा? मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारा की आवाज हमें आवाज नहीं आ रही है सफदर अब्बास साहब की। हेलो, कोई टेक्निक आवाज सफदर अब्बास साहब की इस वक्त हम तक नहीं पहुंच रही है जी। अब आ रही है जी? जी बोले अब्बास साहब जी, कंटिन्यू जी। हाँ देखिए, जब तक आपका मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये काम है, पुलिसिंग मैटर है सारा। जी आईजी, अब आपका आईजी जो है वो तकरीबन 1 साल उसके पावर्स मुअत्तल रहे, उसका जो ना होम मिनिस्टर उसको कॉन्फिडेंस में लेने को तैयार नहीं, उसका चीफ मिनिस्टर उसको कॉन्फिडेंस में लेने को तैयार नहीं। तो इस सूबे के अंदर जहां पे सूरत ये है कि आईजी और होम मिनिस्टर की नहीं बनती हो, आईजी और चीफ मिनिस्टर को नहीं बनती हो, और चीफ मिनिस्टर खुलेआम कहे कि जी तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम बैठे क्यों हो? कोर्ट उनको, अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती तो उसकी कोई वैल्यू ही कोई नहीं है। तो इस ऐसे सूबे के अंदर अगर लॉलेसनेस नहीं होगी तो क्या होगी? सही आप कहते हैं कि पुलिस इज द मेन फोर्स जो असले से साफ कर सकती है। सर मुझे ब्रेक लेना है इस पर, ताकि शाह बोस्तो साहब से भी नहीं होगा, और मैं ये नहीं कि ये कमांडर का मसला है, ये नहीं कि किसी के साथ भी कराची शहर में, इस पूरे मुल्क में कोई भी इफेक्ट हो सकता है इस चीज का। ये तो एक प्राइवेट सिक्योरिटी, एक जो सरकारी सिक्योरिटी स्क्वाड था वीआईपी, जिसके पास नहीं है, जो एक जा रहा हो शहर के अंदर कहीं भी खड़ा हो और आके किसी सिग्नल के ऊपर आके मुसल्ला जैते मुसल्ला जो ग्रोह है ये मलेशिया तशद्दुद शुरू कर दे, कौन क्या कर सकता है? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब हवलदार फहीमुल्लाह एफआईआर, जिसमें कहा गया जी कि 19 सितंबर 2017 10:55 पर 10:50 के ऊपर ये गाड़ी एक आई और आके उसने जो वीआईपी स्क्वाड था फैमिली का, जो सिक्योर कर रहा था, सिक्योरिटी दे रहा था कोर कमांडर कराची की फैमिली को, BSZ 011 नंबर प्लेट इस गाड़ी का, टोयोटा करोला, इसने आके इसको इंटरसेप्ट किया, काफले में घुसने की कोशिश करी। आगे जाकर जब रोका और शनाख्ती कार्ड पूछे तो शनाख्ती कार्ड नहीं था। मून और असद नामी 2 शख्स थे जिन्होंने फोन किया किसी तारिक नामी शख्स को, जिसके बाद लिखा है जी के 15 से 18 लोग मुसल्ला SMG गन्स के साथ आए और उन्होंने आकर जो एक गाड़ी DJ 2222 लैंड क्रूजर के अंदर आए और उन्होंने आकर वहां पर मौजूद जो इस पर फौजी एहलकार थे उन पर तशद्दुद किया, उनका असला छीना, उनको जो सरकारी ड्यूटी दे रहे थे उससे रोका। और इसके साथ साथ इस FIR में जो सामने बात आई है उसमें लिखा है जी कि मंजूर नामी शख्स था जिसके साथ मुसल्ला लोग आए थे, उसका नाम मंजूर था, ये उन्होंने बताया। आगे एक और नाम भी बताया, जहांगीर।
जहांगीर उसका नाम बताया, एक और शख्स जो साथ था। ये FIR है इस वक्त, ये एलिगेशन है। यकीनी तौर पर जो अराई साहब हैं, ही इज ऑल्सो वेलकम टू शेयर हिज ओपिनियन इन द शो। और ये जो FIR है ये तफ्तीश होगी, साबित होना है अभी इस मामले को, लेकिन अभी ये सिर्फ एक FIR की सूरत में सामने बात आई है, एलिगेशन है, इस पर आगे मामला बढ़ने हैं। अयाज पलीजो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शाह बोस्तो साहब मौजूद हैं, जनाब आबिद राव साहब मार्शल मौजूद हैं, सफदर अब्बासी साहब साथ मौजूद हैं। पलीजो साहब, सर कराची शहर के अंदर मुसल्ला गिरोह MQM के ये सब चीजें चलती थी, पीपल्स पार्टी भी रखे हुए, शायद लोग जो इस FIR से लगता है मुबैना तौर पे 15-18 लोग आकर कोर कमांडर की फैमिली पे जो VIP जो प्रोटोकॉल था उस पर हमलावर हो गए। ये क्या हो रहा है पलीजो साहब? देखिए सैफान साहब, जब आपको पिछले दिनों याद होगा कि सिविल हॉस्पिटल में बिलावल भुट्टो साहब दौरे पे गए थे और वहां पे एक बच्ची जिसके वालिदैन उसको उठाए हुए इलाज के लिए तड़पती रही, वो बच्ची अंदर नहीं पहुंच पाई और नतीजे के तौर पे उसका इंतकाल हो गया। और आप ही ने शायद उस पर कोई प्रोग्राम किया था। बिस्मा जी, बिस्मा, बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड बना दिया गया है कि सेक्टेरियन ताकत हो, फ्यूडल ताकत हो, एथनिक ताकत हो, उसको इंतजामी ताकत हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे तो आप कोयटा में किसी नौजवान को कुचल दें और गाड़ी से कुचल के फिर दनाते हुए आप लहराते फिरे लोगों को मैं ठीक कर दूंगा। चाहे तो आप किसी शख्स को, बच्ची को आप इस्लामाबाद के किसी घर में उसको अगवा बराए तावान की तर्ज पे मुलाजमा को पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाए और कोई पूछे कि इस मुलाजमा को कहा जाए कि मैंने 50,000 एडवांस दिए हैं, जिसपे सिंध में जिस तरह बांडेड लेबर कैंप होते हैं। अभी आप तानिया खासकली का देखा किस तरह उसको एक शख्स ने गोलियां मारकर रास्ते पे उसको फेंक दिया। कराची में जो कल हुआ है, ये जो मसूद तारिक आरई साहब का दस्ता था, ये क्या इसको ये इख्तियार है या मुझे या आपको इख्तियार है कि हमें कोई फोन करे और हम हथियारबंद लेके पहुंच जाएं और किसी भी शख्स को, वो गवर्नमेंट मुलाजिम हो, कोर कमांडर का नुमाइंदा हो या अदालत का कोई वकील हो या कोई आम ठेले वाला हो, किसी शख्स को आप इजाजत कैसे दे सकते हैं कि सिंध के दारुल हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में इस तरह हथियारबंद लहलाते फिरे और जिसको चाहे उस ओजो साहब की लाइन ड्रॉप हुई है। उस वक्त अयाज पलीजो साहब की आवाज इस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई। ओजो साहब आपसे पूछूंगा सर, ये जो पूरी सूरत हाल अभी पलीजो साहब भी फरमा रहे थे, हम भी बात कर रहे हैं इस वक्त, सर ये कितनी संगीन है? दूसरी बात, शायद अकान अब्बासी साहब ने एक ऐलान किया था आने के बाद ही कि वो खत्म करेंगे ऐसे मुसल्ला मलेशिया को, खत्म करेंगे प्राइवेट मलेशियाज को। सर ये ऐलान ही रहेगा, प्रैक्टिकली किस तरह होगा? मैंने अब्बासी साहब से पूछा था कैसे हो सकता है जब ऑपरेशन भी हो गया, वॉलंटरीली भी कोई वापस नहीं करता, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि इसको खत्म किया जाए इन तमाम चीजों को? देखिए जी, बात यह है कि इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है जी। देखिए पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से जो रूल ऑफ लॉ है उसके बहुत सारे टीयर्स हैं, बहुत सारे उसके आपको फॉल्ट लाइंस मिलेंगी जी। एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, वो भी अपनी जगह पे आपको नज़र आएगा। फिर जिस तरह पलीजो सेक्टेरियन, एथनिक और इसके अलावा पॉलिटिकल और फिर टिपिकल क्रिमिनल गैंग्स भी जो हैं वो भी अर्बन स्पेसेस में आपको मिलेंगी। अब मसला ये है कि इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को आप रिजॉल्व किस तरह करेंगे, इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को कम से कम आप मीडिएट किस तरह करेंगे जी। अब उसके लिए पूरी दुनिया में जो इदारे बनाए गए हैं उनमें ज़ाहिर है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन के तहत आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दिया है। अब उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करना है। उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें चाहे पुलिस हो, अदलिया हो, प्रोसिक्यूशन हो, इवन जेल खाना जात हो, उन सबको आपको स्ट्रेंथन करना है ताकि लोगों में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इतनी ज़्यादा डिवीजन्स आ गई हैं कि एक आम शहरी बेचारा तो थाने में जाने से डरता है और पुलिस और एक आम सिटीजन के बीच में एक बहुत बड़ी गैप आ गई है। लोग आमतौर पे पिट जाते हैं, लुट जाते हैं, उनकी बेइज्जतियाँ होती हैं रोडों पे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यार छोड़ो, पुलिस के पास नहीं जाना। तो एक फंडामेंटल शिफ्ट आनी है। इसमें सिर्फ डी वेपनाइजेशन इज़ नॉट इनफ, आपको एक फंडामेंटल पैराडाइमिक शिफ्ट लानी है। आपको सबसे पहले तो जो रूल ऑफ लॉ है जिसका जो फ्रंट लाइन है वो है पुलिस
पुलिस को आपको कंप्लीटली डीक्रिमिनलाइज करना है, डीपोलिटिसाइज करना है, उसको प्रोफेशनलाइज करना है, और उसको आपको, मैं तो इस हद तक कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस देनी चाहिए जिस तरह जजेस को मिलती हैं, ताकि उनकी जो उनकी जॉब है, जिस तरह का उनका प्रोफेशन है, उसमें उनको कोई इंटरफेयर ना कर सके और उनको किसी पॉलिटिकल बुनियाद पे उसको हटाया नहीं जा सके। मैं अभी आईजी साहब का वकील था, एडी ख्वाजा साहब का, और मैं सारी प्रोसीडिंग्स में रहा हूँ। आप सिर्फ देख लीजिए कि 27 दिसंबर से लेके और अब रिसेंटली जो ऑर्डर आया है उसके दौरान गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस ने किस तरीके से बिहेव किया है। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है। आईजी साहब को उन्होंने दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ था, जैसे वो कोई इस मुल्क का बाशिंदा ही नहीं था। अब जब आप इस रवैये के साथ काम करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकला कि पुलिस का मोराल जो था वो ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच चुका था जी। आपके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप ओनरशिप लें, आप जो सबसे पहले तो जो वीकेस्ट क्लासेस हैं उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि स्ट्रेंथ ऊपर से नहीं आती है, स्ट्रेंथ नीचे से आती है। आप जो वीकेस्ट क्लासेस हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको एम्पावर करें, और उसके बहुत से तरीके हैं। एक तो ये है कि जो बड़े बड़े जो आपको नज़र आ रहे हैं रोडों पे, जो ये इस तरह की बैठ के दादागिरियां कर रहे हैं, उनको तो आप फौरन अंदर करें। अब ये जो मामला हुआ है, इस मामले के बहुत से पहलू हैं, न सिर्फ इसका जी मैं इस पर, लेकिन रेडिकल शिफ्ट की आप बात करें ना पल्लिचो साहब, ये आपसे पूछ के फिर मैं दीगर सर कुछ रेडिकल शिफ्ट शाह मुस्तफा साहब जिसका हवाला दे रहे हैं, दिस पर्टिकुलर विल इट बी अ टेस्ट केस, कुछ होगा इस केस का आगे, या फिर अगर ये हुआ है वाकई में जो एलिगेशन एफआईआर में लगाई गई है, देन व्हाट इज पॉसिबल इसमें? पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, इसमें कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा? सिंध गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, या ऐसी मीडिया पे एक आध शो होगा, बात होगी, एक आध दिन छपेगी, खबरें खत्म, बात एक आध आर्टिकल ओपिनियन खत्म, बात जी। सैफान साहब इंतहाई माजरत के साथ ये जो कह रहे हैं ना आप, यही होगा। अच्छा। क्योंकि सिंध के तमाम शहरों में, खुसूसन कराची में, आप पिछले काफी वक्त से देख लें कि जो इन्फ्लुएंशियल सब किसी भी क्राइम में या किसी भी जाति में मुलविस होता है तो आप उसको पुलिस प्रोटेक्ट करती है। ये जो आपकी पुलिस को हम जो हीरो बनाते हैं ना, ये वही पुलिस, मैं सारा दिन लोगों के मसाइल पे पुलिस ऑफिसर्स को, एसएसपी, डीआईजी को कहता रहता हूँ, जो काम एक पाई का होता है जाति का, उसको तो वो एड्रेस कर लेते हैं। डीआईजी मीरपुर खास हो या एसएसपी दादू हो या एसएसपी मिट्टी हो, अभी उन्होंने दानिश और राजा नाम के 2 बच्चों पे तशद्दुद किया हुआ है मिट्टी में, उनको फोन करेंगे ना, वो कहेंगे हम इसको देख लेंगे। मगर पीपल्स पार्टी का कोई वजीर फोन करेगा आईजी को या डीआईजी को, तो वो 5 में उनको रिस्पॉन्ड करेगा, आईजी भी करेगा। कल आईजी साहब ने फरमाया है कि मैं सिंध हुकूमत का हिस्सा हूँ और उनके कहने को मानूंगा। तो ये सारी टीम जो है, ये इस मसऊद आरआई के हवाले से उनके गार्ड्स पर, अगर उनको आसिफ जरदारी या मुराद अली शाह साहब कह देंगे कि कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। अगर वो कहेंगे कि हम पे दबाव है, हल्की फुल्की मौसीकी चला के कुछ कार्रवाई करने का जाहिर कर दें, लिप सर्विस कर दें, तो वो लिप सर्विस कर देंगे। मेरे ख्याल में जब तक करप्ट रूलिंग क्लास हाथ नहीं डाला गया, करप्ट वुजरा और बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा गया, पुलिस का, इंतजामिया का रवैया यही रहेगा। ये तो बड़ी हैरानकुन बात पलीजो साहब, हैरानकुन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मतलब आप जो बता रहे हैं कि अंदर होता है, ये फोन वगैरह सुनते तो हम रहते हैं, लेकिन अब्बासी साहब ये सब कुछ, यानी जरदारी साहब फोन करेंगे पुलिस वाले को तो होगा नहीं, अगर कर देंगे नहीं होगा, तो सर फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे बने हुए आईजी और ये तमाम ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे, ये क्या इनकी जरूरत है अगर ये सब वही से हो रहा है तो? और ये इस केस में कुछ होगा क्या अब्बासी साहब, सदरवाज साहब? सेवन, बात ये कि देखिए, बिल्कुल पलीजो साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि सारी की सारी पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है। एक शायद आईजी साहब में क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्रिमनी हुई थी तो उनमें शायद लोगों को उम्मीद कोई बची होगी जी, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अकेले कोई चीज़ कर सकते हैं। तो जब तक सारे डीआईजीज, एसपीज, नीचे तक एसएचओज हुक्मरानों की मर्जी के होंगे तो उसमें क्या आप एक एमपीए को कर सकेंगे? वो तो डिपेंड करता है कि हुकूमत कितना जो है इस पर असर डाले, या कितना जो है ना, वो ज़ाहिर है हुकूमत पे भी दबाव होगा। आफ्टर ऑल फ़ौज के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोर कमांड की फैमिली इन्वॉल्व है, उनके गार्ड्स इन्वॉल्व हैं, सर्विंग फौजी सारे अमल के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो यकीनन हुकूमत के ऊपर प्रेशर होगा कि जी कुछ ना कुछ किया जाए। तो अब उसको आई वॉश करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अगर इसको छोड़ते हैं तो मामला आगे चल के और मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में बुनियादी बात यही है जो उस्ताद साहब कह रहे थे कि इस वक्त जो सिंध पुलिस है वो अपने उसका मोरल जो है एक लोस्ट एप पे है। अब वो जो है ना कोई जस्टिस डिलीवर कर सकती है, नहीं वो एक आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। अब सिर्फ ये है कि जी वो हुक्मरानों का तहफ़्फ़ुज़ करे और आम आदमी जाए भाड़ में। बाकी ये वाक़या जो है चूँकि इसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई दबाव उनके ऊपर होगा कि वो कुछ ना कुछ करें।
सर और नहीं करते तो आबिद राव साहब ये एक सिविल मिलिट्री रिलेशन रिफ्ट हो सकती है इससे सूबे सिंध के हवाले से? कितना संगीन वाकया है, मतलब ये एज क्योंकि आप खुद फौज में रहे हैं और ये इसको आर्मी या फिर जो मुतलका हल्के हैं वो किस तरह इदारे किस तरह देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि इस तरह एक मुसल्ला मिलिशिया आके हमलावर हो गए हमारे प्रोटोकॉल पर? देखिए मैंने शुरू में मैंने जैसे कहा कि इसको उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि एक आम आदमी के उस पर, जैसे पलेजो साहब ने भी वो उस बच्ची का हवाला दिया कि जब अस्पताल में कोई VVIP जाता है उसे गेट्स बंद कर देते हैं सिक्योरिटी के नाम पे, भाई आप ना जाएं फिर उधर, बिकॉज अस्पताल तो उन बीमार लोगों के लिए है जिनको अटेंशन चाहिए मेडिकल। सवाल ये है आपके यहाँ जब तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती सूबे में या वफाक में जो सीरियस है काम करने में। कराची में मैं 10 साल से सुन रहा हूँ कि डीवेपनाइज करें, यहाँ MQM ने नहीं होने दिया। MQM का सरबराह अल्ताफ़ हुसैन कहता है जी अपने फ्रिज बेचें, TV बेचें और वेपन ख़रीदें। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहता है जी मैंने 3 लाख एक्स्ट्रा वेपन दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो कहीं और बैठ के को बात करें डीवेपनाइज करने की, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि जी जब तक पूरे मुल्क को डीवेपनाइज ना करो कराची को नहीं करने देंगे हम, और वो नहीं करने देते। तो वेपन तो यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है। आप MQM का मिनिस्टर था पोर्ट एंड शिपिंग का, उसके दौर में कितने कंटेनर गायब हुए हैं ये वेपन्स के नेटो के, वो भी यही कराची में और आसपास कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सवाल ये है ये सिचुएशन एक पॉलिटिकल डिसीजन मांगती है जहाँ लोग सीरियस हों कि हमने ये करना है। सिर्फ ये आइसोलेशन में पॉकेट्स में बंदे उठा लेना मारना, आज भी कई बंदे मैंने वो TV पे देख रहा था कि इसने 20 कत्ल किए हैं, 21 कत्ल किए हैं, जिनको 4 दहशतगर्दों को सज़ा हुई। जो बाकी पकड़े गए हैं उनकी सज़ा क्यों नहीं हो रही? उज़ैर बलोच का क्या हो रहा है? क्या वो इनोसेंट है? क्या वो इस्तेमाल हुआ है? क्या वो वाकई मुजरिम था? वो शर्जील मेमन साहब पे क्या इल्ज़ाम लगते हैं, जरदारी साहब पे? कानून का जितना बड़ा मजाक, वो शरीफ साहब की, नवाज शरीफ की सारी फैमिली चली गई है, इसहाक डार लंदन में बैठे हैं, आज उनके वो वारंट उन्होंने गिरफ्तारी के पेश किए। कानून का तो एक आम आदमी ये देख रहा है इतना मजाक हो रहा है, आपकी जुडिशरी इंसाफ नहीं देती, आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करती। आम आदमी तो फिर किसी दिन खुद ही वेपन उठाएगा, वो दैट इज़ ए वेरी बैड सिचुएशन। अगर वो हुआ तो फिर इसका नतीजा एक्चुअली वही है, अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल ना किया गया तो गवर्नमेंट जिस दिन ये सिचुएशन को कंट्रोल ना किया गया, पलेजो साहब तो आपकी नजर में क्या हो सकता है? यानी अगर ये जो जिस तरह का ये जो डिवाइड है बढ़ता जा रहा है और ये इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, ये तो इस केस से पहले क्या होगा पलेजो साहब आपकी नजर में? क्योंकि अब्बास साहब ने कहा क्योंकि इसमें कोर कमांडर कराची की फैमिली को जो VIP प्रोटोकॉल यानी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, स्क्वाड था, उसको अटैक किया गया, देन लाइकली है कि इस पे उस मामले को दबाया नहीं जाएगा, कुछ हल की तरफ बढ़ेगा। बात, डू यू एग्री विद दिस पलेजो साहब? बिल्कुल एग्री करूंगा। सैफान खान साहब कराची के एक बहुत बड़े होटल का मालिक है जो फिर दुबई चला गया, उसने अपनी किताब लिखी है, वो कराची और लाहौर के होटल का मालिक है। उसने कहा था कि फला हुकूमती अदवार में मुझे फला हुकूमती शख्सियत के आला तरीन शख्स ने अपने एक बंदे को भिजवाया कि मुझे अपनी ऑफिस से अगवा करके मेरी टांग पे बम बांध के मुझसे होटल लिखवाना था, और फिर मुझे कराची के कोर कमांडर ने इतला किया कि मुझे बचाल के उन्होंने निकाल दिया, वरना मैं आता हो जाता। तो जब ये सिचुएशन हो, इस किस्म के लोग इक़्तिदार में हों और आपको पता हो, देखो पुलिस को पता है, पुलिस को नजर आ रहा है कि आसिफ साहब को कुछ नहीं होगा, पुलिस को नजर आ रहा है कि मंजूर काका को कुछ नहीं होगा, अनवर मजीद को कुछ नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा आम लोगों को ये मैसेज जाएगा तो फिर वो क्या उससे कम्युनिकेट क्या होता है? और आपका अदालती निजाम जो है उसकी अदालती निजाम। ओसो साहब के भी लास्ट कमेंट्स में इस पे, क्योंकि जो पुलिस वाले बात एक छोटी सी बात कर दूं, छोटी सी बात कर दूं सर, टाइम अपने कम है, क्योंकि ओसो साहब सर आपकी नजर में पलेजो साहब ने जो बात की और फिर ये केस का क्या, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इदारों की भी इन्वॉल्वमेंट है, वील सी अ लाइकली सोल्यूशन कंक्लूजन, या फिर ये मामला दब जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में, फिर कोई और शख्स और कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन आप में कोई भी इफेक्ट हो सकता है इस तरह से, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कोई इसका? देखिए जी, बात यह है कि अगर तारिक आरई साहब को पता होता कि ये कोर कमांडर साहब की फैमिली है तो वो कभी वो जुर्रत नहीं करता जी। तो एक तो पहले ये बस बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी हुआ है यकीनन उसको पता नहीं होगा, लेकिन अगर कोर कमांडर साहब की फैमिली की जगह पे कोई आम आदमी की फैमिली होती तो ये यकीनन होता जी। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए चूँकि ये इम्कान मौजूद है कि कोर कमांडर साहब की फैमिली को तो खैर अनजाने में उसने कर दिया, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी होता या कोई आम मिडिल क्लास आप जैसे मेरे जैसे लोग होते तो ये मामले ज़रूर इसी तरह ही होता। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये मामला हमेशा चलता रहेगा, इसी तरह ही चलता रहेगा, क्योंकि देखें जी बात यह है कि बहुत से इसमें और भी अवामिल हैं जिनको देखना चाहिए। लोगों को यहाँ से उठा के बंद कर दिया जाता है, उनका पता नहीं होता है किधर। रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है, रिगार्डलेस के कौन है,
उसके पीछे क्या कर रहे हैं। आप देखें कि जी इसमें लॉ क्या कहता है, कोई भी इसकी जिद में आता है उसको आप पकड़ें, अंदर करें और किसी को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं जब तक ये आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। हम देखते हैं कंक्लूजन क्या होता है इस केस का। शुक्रिया सफदर बासी साहब का, ओस्तो शाह ओस्तो साहब का और जनाब आबिद राव साहब का, ये मार्शल और पलीजो साहब का जिन्होंने ज्वाइन किया है। मुसल्ला मलेशिया एक मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी FIR इस पर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पीपल्स पार्टी के एक MP के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखते हैं कंक्लूजन केस का क्या होता है। अहम तरीन बात है क्योंकि हर शहरी मुतासर हो सकता है, किसी भी सिग्नल पर, किसी भी सड़क पर कोई भी मुसल्ला गिरोह आप पर हमलावर हो सकता है। आप कोई भी बात कर दे, किसी को भी किसी पे गुस्सा आ जाए कर सकता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ये हमने आज बात करी। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर दीजिएगा। देखते रहेगा आप तक।